नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आशा करता हूं शानदार तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस ठंड में भी आप लोग को पढ़ाई छोड़नी नहीं है, लगातार पढ़ते रहिए। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग टेस्ट लेकर आए हैं, विजन आईएएस का ये टेस्ट है। देखिए, ये सब टेस्ट जो है पेड होते हैं, पैसे देकर खरीदे जाते हैं। तो आप लोग इसको लगातार पढ़ते रहिए। अगर आप टेस्ट नहीं खरीद सकते हैं तो हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। और जो भी इसमें टेस्ट और चलाए जा रहे हैं चैनल पर, जैसे कि यूपी पीसीएस है, आरओ का टेस्ट चल रहा है, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। और अगर टेस्ट में कोई त्रुटि होती है, कोई भी गलती अगर मिस्टेक आता है, तो आप उसमें अगर कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतने ईमानदारी से, इतने ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की बारीकी से ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट में आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं। और इसमें भी अगर कोई त्रुटि होती है तो निधड़क कोई भी कहीं से भी आप बता सकते हैं कि आप यहाँ गलती की है, ठीक है। हम लोग उसको स्वीकार करेंगे और उसको फिर से सुधार करेंगे। और अगर आप ऐसे ही कमेंट करेंगे तो आपका नाम भी यहाँ पर बताया जाएगा कि किसने किया है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला तो यूपीएससी का टेस्ट का ये पहला क्वेश्चन है, और ये पहला टेस्ट आज का भी है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित होइए। पहला क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कार्य हैं। पहला कथन है, तीन कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। दूसरा कथन है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। और तीसरा कथन है, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो अब कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन, या एक और दो, या दो और तीन, या एक दो और तीन। तो देखिए, इस पहले क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन, तीनों के तीनों कथन सही हैं। देखिए, संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र या सामाजिक समूह के मूल सिद्धांतों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सिद्धांत और कानून सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और इसमें निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकार की गारंटी प्रदान करते हैं। जैसे कि कुछ इसके मूल कार्य भी हैं संविधान के। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ मूल नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। हालांकि ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन, तीनों के तीनों कथन सही है। बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और अगर हो सके तो आप कॉपी और कलम ले लीजिए, ताकि इसमें लगा लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो गलती करना है यहाँ पर करिए, एग्जाम में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया जाएगा। बताइए, किस भाग में उपबंधित होगा। आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं देता हूँ। तो अब लग रहा होगा कि आपका कि ये डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये डीपीएसपी के बारे में नहीं है, बल्कि ये संविधान का भाग जो है 16 है, उसके बारे में बोल रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि भाग 4 के बाहर निर्देशक तत्व है। भाग 4 में शामिल निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में भी कुछ अनुबंध किए गए हैं, जैसे कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करने में एसटी/एससी के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार यह रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 335 के अंतर्गत है, ठीक है, 335। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। मूल अधिकारों के बारे में बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। दूसरा है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है। तीसरा कथन है, कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और चौथा कथन है,
सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य है। तो कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। 1, 2, 3, 2 और 4, 1 और 3 या सभी के सभी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा कथन गलत है, सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य है, ये गलत है। तो देखिए इसमें इन मूल अधिकारों में से कुछ केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो, विदेशी लोग हों अथवा कानूनी व्यक्ति, जैसे नियम, निगम या कंपनियां हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। और इसमें बता देता हूं कि चौथा जो है क्यों गलत है। तो देखिए यहाँ पे सभी मूल अधिकार स्व निष्पादन योग्य बता रहा है, तो इनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तनीय है, यानी स्व निष्पादन योग्य हैं, जबकि इनमें से कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून पूरे देश में एक रूपता बनाए रखने हेतु केवल संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि राज्य विधानमंडलों द्वारा। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत तो ये हो जाएगा आपका सभी नहीं है बल्कि कुछ है। तो अब 4 हो जाएगा गलत, जहाँ जहाँ 4 वहां बैठा सकते हैं, तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। और तीसरा है, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की नोडल एजेंसी है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये इसमें तीनों के तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में जारी की गई वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी की जाती है। और दूसरा है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें है, ये दोनों के दोनों कथन गलत है, सही बताना है। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत है। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जारी की गई है। इसे वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, न कि एक बार। पहला कथन गलत हो गया, दूसरा वाला कथन गलत हो गया है। और यह रिपोर्ट उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित के साथ वैश्विक आर्थिक विकास और संभावनाओं की जांच करती है। ठीक है, तो इसको कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है, न कि ये IMF। तो दोनों के दोनों कथन हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? विश्व बैंक जारी करता है और 2 बार जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर अनुसूची है और उपबंध है, बताया गया है। चौथी अनुसूची में बताया गया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और छठी अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और 10वीं में कहा गया है संसद के सदस्यों की निरर्हता संबंधी। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में केवल 1 है, ऑप्शन बी में 2 और 3 है, ऑप्शन सी में 1, 3 है, और डी में 1, 2, 3 सभी में है। तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। बाकी जो ये छठी अनुसूची का बताया गया है, ये सुमेलित नहीं है। तो छठी अनुसूची में क्या कहा गया है फिर? तो छठी अनुसूची में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 4 का तो है ही। अनुच्छेद 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु नियंत्रण। अनुसूचित, और ये 10 में है दल बदल कानून के लिए, तो यह निरर्थता बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS है? मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन यानी HBFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और चौथा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो नीचे दिए गए प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें कथन सही होगा? 1, 2, 3, 2 और 4, 4 या 1, 2, 3, 4। तो इसमें ऑप्शन सभी के सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8। स्वर्ण सिंह समिति के निम्नलिखित में से कौन सी एक सिफारिश मूल कर्तव्यों के तहत संविधान में समाविष्ट की गई है? किसी ऑप्शन है, किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड हेतु संसद को सशक्त बनाना। दूसरा है, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने का कर्तव्य। तीसरा है, करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। और चौथा कथन है, किसी मूल
कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड देने वाली किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देश की रक्षा करने और ऐसा करने के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का कार्य नहीं है? यानी तीन इसमें होंगी और एक नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। पहला कथन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों में जांच करना। तो सीबीआई का तो यही काम ही है, रिश्वतखोरी और कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों को जांच करेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी है, बम विस्फोटकों, विमानों और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। तो ये अब आतंकवाद जो होता है ये तो क्या नाम है, सीबीआई नहीं करेगा। ये कौन करता है? तो बम विस्फोटों, विमानों और जहाजों का अपहरण ये करता है आपका आतंकी सहित जांच एजेंसी इसका है अलग से। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए सी, देखिए पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच करना जिनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो। तो ये भी सही है। चौथा है, अपराधों के आंकड़ों का अनुरक्षण करना, आपराधिक जानकारी प्रसार करना। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 10 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रतिवर्तीता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। और दूसरा कथन है, यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया था? किसने किया था? तो यह हो जाएगा 1861। तो देखिए, वर्ष 1857 के महान विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। एसोसिएशन की इस नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, 92 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए गए थे। और वर्ष 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण युगांतर घटना है, जिसमें कि इसमें कुछ बताए गए थे कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया को संबंध कर और कुछ भारतीयों को अपनी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करना चाहिए। और इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः प्राप्त करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू भी किया। और इसमें बंगाल, उत्तर पश्चिमी और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना की थी। और इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी थी। तो आप लोग बस इतना बताइए कि 1861 में उस समय वायसराय कौन था? कमेंट करके बताइएगा प्लीज। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी? चंपकम द्वैराजन मामले 1951, गोलकनाथ मामले 1967 या केशवानंद भारती मामले 1973 या मिनर्वा मिल्स मामले 1980। तो यह है चंपकम द्वैराजन मामले 1951। तो यह 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है 13। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? विषय है और सूची है, बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है। बैंकिंग बता रहा है, बैंकिंग की समवर्ती सूची और कृषि राज्य व्यवसाय संघ। कितने सही है? कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, केवल एक, केवल दो या केवल तीनों के तीनों। तो इसमें हो जाएगा केवल एक युग्म सुमेलित है। कैसे? तो देखिए, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया है। संघ सूची में 98 विषय हैं, मूलतः 97, और राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूलतः 66,
और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47। तो समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होती है। तो अगर देखिए अब बैंकिंग समवर्ती सूची, तो इसमें कहा है बैंक, ये यूनियन लिस्ट का है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और स्टेट में एग्रीकल्चर, ये सही है। व्यवसाय संघ, तो व्यवसाय संघ देखिए ये यूनियन का है, अरे ये सॉरी, यूनियन भी बनाएगा इसको, राज्य भी बनाएगा, तो ये समवर्ती सूची में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल एक युग्म सम्मिलित है, सिर्फ कृषि वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के डीपीएसपी के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? किसमें कहा था? तो ये कहे थे मिनर्वा मिल्स मामला। अब ये बताइए मिनर्वा मिल्स मामला किस ईयर में हुआ था, ठीक है, ये आपका काम है, बताइए कमेंट करके, सर्च करिए मिनर्वा मिल्स के बारे में। अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, सारा मैं ही बताऊंगा, तो फिर आपको भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। दूसरा कथन है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। और तीसरा कथन है, इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? 1 और 2, तो इसमें हो जाएगा केवल 3 कथन सही है और बाकी 2 गलत है। देखिए पहला है, अल्बर्ट आइंस्टीन भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग 1 सदी पहले इस पदार्थ की इस अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए नाम बोस आइंस्टीन कंडीशन रखा गया। इस अवस्था को प्रायः पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है। तो पहला कथन जो है ये गलत हो गया। और दूसरा है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं के परम शून्य के तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसमें तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है और तीसरा तो इसका सही है, तो इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कराधान से मुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय नहीं कर सकता है। और दूसरा है, यह व्यवस्था धार्मिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जाएगा कथन 1, यानी कि कथन ए सही जाएगा, केवल 1 सही है, ठीक है। कथन 2 क्यों नहीं सही है? तो देखिए कथन 2 यहाँ पर है ना व्यवस्था, तो यहाँ पे कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल कर उगाही कर रोक लगा सकती है, न कि शुल्क पर। ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है और धर्म को बढ़ावा देना या बनाए रखना नहीं है, ठीक है। तो सरकार धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और इसलिए उस पर कर भी नहीं लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केंद्र के राज्यों को वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। दूसरा है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। और तीसरा कथन है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही है, इसको पढ़िए, तीनों के तीनों कथन सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। है, भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? कि संसद, राष्ट्रपति, संघ सरकार या सुप्रीम कोर्ट? कौन करेगा? तो ये करता है संसद, संसद ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं? उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। कौन सा कथन इसमें सही होगा? कूट का प्रयोग कर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। तीसरा गलत है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ये गलत है, ये इसका बात नहीं है। तो 1, 2 और 4 से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? पहला है, वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन। दूसरा है, उपाधियों का अंत।
तीसरा है निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति या लिंग अपात्रता के आधार नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका वयस्क मताधिकार और उपाधियों का अंत। निर्वाचक नामावलियों के संबंध में शामिल किए जाने के लिए धर्म, वंश, जाति का लिंग, ये हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, संविधान के संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसमें दोनों के दोनों कथन गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों गलत हो रहे हैं? विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूर्व स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। लोकसभा का मनोनीत सदस्य मंत्री या गैर सरकारी सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत। और दूसरा कथन है, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान होता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 21 कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। और दूसरा है, जहां समान और असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। कौन सा कथन सही होगा? 1, 2, 1 और 2 या कोई नहीं? तो इसमें जाएगा केवल 2 कथन सही है। ठीक है, पहला कथन क्यों गलत है? तो पहला कथन है कि विधि के समक्ष समता सकारात्मक अवधारणा जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। तो इसमें कहा जाता है कि इस प्रकार विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता स्थापित करना है। तो इसलिए पहला कथन हो जाता है गलत और दूसरा हो जाता है सही। तो इस प्रकार केवल 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र, राज्यपाल की नियुक्ति। तो सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। विशेषताएं में अगर आप लक्ष्मीकांत किताब पढ़ेंगे तो विशेषताएं में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और उसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर आप भाग 3 में पढ़ेंगे तो भाग 3 में 6 उपबंध दिए गए हैं। तो 6 में से ये हो जाएंगे आपके 14 से 18 के, और हो जाता है समता का अधिकार ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18 इसमें होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC राज्य का है। ठीक है, याद रखिए राज्य यानी स्टेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता। दूसरा है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें हो जाएगा केवल एक कथन सही है। दूसरा क्यों गलत है? तो दूसरा है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। इन प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया है। यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया तो इसके लिए तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए, आवश्यक होगा। तो ये आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को नहीं बल्कि राज्य सरकार को सौंपेगा। तो ऑप्शन दूसरा है ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 है, हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? यह 2 दैनिक ज्वारों के समय अंतराल की समाप्ति है, पृथ्वी के चुंबकीय व्युत्क्रमण है, यह चंद्रमा की सतह पर एक गुरुत्वाकर्षण संगति है, या ब्लैक होल द्वारा किसी तारे का विनाश है। तो ऑप्शन डी जो इसका है सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। 27 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरा, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या 365 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो ये हो जाएगा आपका 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरा, 358 359 लागू होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत विनियमित है? ठीक है, तो पहला है सोशल मीडिया साइट, ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं, ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं, डिजिटल समाचार साइट्स। तो देखिए इसमें 3 को हटाइए, तीसरा नंबर ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं को और बाकी लगा दीजिए। 3 कहाँ है, 3 बी में है और 3 डी में है, 1 और 2 आता है। और देखिए डिजिटल समाचार साइट्स ये है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कौन सा कथन देखिए पहले यहाँ पे नहीं बताना है, याद रखिए जहां जहां नहीं रहे उसको ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ देशीकृत नागरिक भी राष्ट्रीयकृत राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होते हैं। और दूसरा है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होता है, न कि देशीकृत नागरिक। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही बताया है, लेकिन दोनों कथन गलत है, इसको उल्टा कर दीजिए। देखिए जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो क्या है कि वहाँ जो नागरिक जो जन्म लेगा वही वहाँ पर राष्ट्रपति बनेगा, न कि दूसरा कोई। लेकिन भारत में भारत का नागरिकता जिसको प्राप्त है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो गलत बताना है ये, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ रहे हैं क्वेश्चन को ना? आप लोग कमेंट किया करिए, उस पर अगर कोई पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन की आप कमेंट करने के लिए कहा जाता है तो कमेंट किया करिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। और दूसरा है, संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं करता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग ये 4A के तहत वर्णित मूल कर्तव्य है? 4 के ए में मूल कर्तव्य है, और 4 के ए तो ये हो जाता है 51 का ए भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिए मूल कर्तव्य किसमें, 51 के ए में। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, मतदान करना। मतदान करना तो मूल कर्तव्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 जो कथन सही है, और चौथा जहां जहां उसको हटा दीजिए, चौथा हटा दीजिए मूल मतदान वाला। तो 1, 2, 3 कथन सही है, ये मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। और दूसरा है, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, और प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो यह केवल 2 कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, 1 माह, न कि 2 माह। ठीक है, इसलिए कथन जो है पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 33 आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है कि भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल संरचना का भाग है? 4 कथन है, सरकार की गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रकृति, सरकार की अधिचिति प्रणाली, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, और शक्तियों का पृथक्करण। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा 1, 3 और 4। दूसरा वाला अधिचिति प्रणाली ये गलत है, यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें विशेषता और यहाँ पर ली गई है उसको बताना है। तो देखिए डीपीएसपी आयर से संबंधित है, सही है। मूल अधिकार फ्रांस संविधान से, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया संविधान से। कौन सा इसमें सही है? तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3 सही है। ये जो मूल अधिकार ये यूएसए का है, सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य डीपीएसपी
कौन से डीपीएसपी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में नहीं जोड़े गए, नहीं, याद रखिए, नहीं जोड़े गए हैं। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक शिक्षा उपलब्ध कराना। और दूसरा है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। और तीसरा है आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 3 सही है। और ये जो है दूसरा है जो उद्योगों का प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये 43 की ए में है, जो कि 1942 संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़े गए हैं। तो इसमें कौन कौन जोड़े गए बता देता हूँ मैं। तो इसमें जोड़े गए बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना 39, और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 का ए, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना 43 का ए, और पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना, उसे बेहतर बनाना और उन्हें वनों एवं वन्य जीवों रक्षा करना 48 के ए। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और 44 में जोड़ा गया था आपका कि ये आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करेगा। तो ये आपका प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम, इसमें बताना है आपको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए हैं। तो सभी तो जोड़े गए हैं, कौन से नहीं जोड़े गए इसमें? 1 मिनट। तो देखिए इसमें ये जो दूसरा, ये जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो पहला है ना, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल सभी 6 वर्ष की आयु पूरी करने की शिक्षा उपलब्ध कराना, ये तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का वो था, 21 के ए में लाया गया था ना, तो इसको ए को करिए, ए को नहीं जोड़ा गया था, 1976 में नहीं जोड़ा गया था, तो ए 2 और 3 जोड़ा गया था। तो आप करेंगे इसमें 2 और 3 जोड़ा गया था, एक को हटा दीजिए, तो इसमें केवल एक होना चाहिए, खाली एक को जोड़ा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन है इसको पहले बता देता हूं मैं। 1 और 3 हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 3 हो जाएंगे, ये जो 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, अभी को क्लियर है, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये जो है इस क्षेत्र में नहीं जोड़ा गया था, क्षेत्र में सिर्फ एक जोड़ा गया था उद्योगों के प्रबंधन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मानकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया। और दूसरा है, इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की 1935 में, ये कथन गलत है, बाकी पहला सही है, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, इसने 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, और इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और सब में द्विसदनीय विधानसभा हुआ था, हालांकि इसमें एक प्रकार प्रतिबंध थे। तो ये आपका उसमें 1935 में नहीं हुआ था, तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन केवल 1। क्वेश्चन नंबर अब आइए 37 पे। 37 है, भारत में संवैधानिक अपकृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई विधान नहीं है जो राज्य के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य के उत्तरदायित्व को शामिल करता है। और दूसरा है, न्यायालय ऐसे मामलों में पीड़ित को आर्थिक मुआवजा दे सकता है। कौन सा कथन सही है? तो यह है, और दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो पहला है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में निहित होनी चाहिए। दूसरा है, चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने के भी निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। और चौथा है, सरकार विधियों या विनियमों द्वारा
सीमित नहीं होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा जो है सरकार विधियों या विनिमय द्वारा सीमित नहीं होती है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर अब आता है 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के तहत निम्नलिखित प्रावधानों को विचार कीजिए। पहला है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। दूसरा है कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, गोवध पर रोक और सहकारी समितियों का प्रचार। उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 जो है ये सही है, कृषि आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना, बाकी सभी कथन गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत इस श्रेणी में इन तत्वों को शामिल किया गया है जैसे कि राज्य के निर्देशित तत्व हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44 में, और सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना 45 में, और 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को व्यवस्थित करना, ये कहा है। 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण है। 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों का स्थानीय संरक्षण करना, और 50 में है राज्य लोक सेवा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण, और 51 में है अंतरराष्ट्रीय पीस के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार केवल इसमें 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 में है लोगों को मतदान का अधिकार देने के मामले में भारत अग्रणी रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से देश ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? यूएसए, जापान, फ्रांस। कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा यूएसए, जापान और फ्रांस नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। कथन है जब भी संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा है संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया था। कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन गलत है। क्यों गलत है? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के पेश की माउंटबेटन योजना स्वीकार के बाद अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधियों के संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। और जब भी सभा की बैठक संविधान राज्य सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब बैठक के तो बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे। इसलिए कथन एक सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा कथन है ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 1947 में नहीं, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दूसरा है मूल अधिकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं किया गया था। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें केवल जो है 2 कथन सही है, पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? पहला है किसी राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार, विदेश से यात्रा करने का अधिकार, मौन रहने का स्वतंत्रता, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। कौन सा इसमें है? तो आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। जो तीसरा है मौन रहने की स्वतंत्रता, ये 19 में है, न कि 21 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, और इसमें बहुत सारे अधिकार है। अधिकार आप लोग उसमें पढ़िएगा लक्ष्मीकांत की किताब में। बाकी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं तो इसमें टेस्ट को ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
4 ऑप्शन है। पहला है इसे शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया था। दूसरा है 86वें संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। और तीसरा है इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और चौथा है यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये कथन सही है। यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यह दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें हाल ही में पुनः विस्फोट हुआ है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा के पास अवस्थित है। तो उपरोक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का वर्णन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है माउंट किलाउ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर यह? हवाई द्वीप पर स्थित माउंट किलाउ ज्वालामुखी पुनः विस्फोट हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। शील्ड ज्वालामुखी में कम श्यानता वाले मैग्मा का उद्वार होता है और इसलिए इस प्रकार के ज्वालामुखी की ढाल मंद होती है। ठीक है, तो कहां पर है? ये हवाई द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक 2 बार की गई है। और दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। तीसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा 1975 में की गई थी। तो देखिए इसमें हो जाएगा केवल 2 कथन सही है। ये दूसरा वाला, ये यहाँ पर 3 बार हुआ था और यहाँ पर 1975 में नहीं, ये 1900 दूसरा वाला 1962 में हुआ था और उसके बाद 1971 में हुआ था, फिर तीसरा 1975 में हुआ था। ठीक है, पहला 1962, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 बाहरी आक्रमण के आधार पर हुआ था। जबकि तीसरा कब हुआ था? तो ये आपातकाल लगाया था आंतरिक उपद्रव के कारण, याद रखिएगा। अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में है वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आता है 49, प्रस्तावना में निहित शब्दों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गणतंत्र शब्द जर्मन संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से अपनाया गया है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 कथन सही है। गणतंत्र शब्द जर्मन से लिया गया है, ये कथन गलत है। अब बताइए कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित संस्थाओं में से किस यानी किन लेखा परीक्षण पूर्णतः प्रत्यक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है केवल 2, तेल और प्राकृतिक गैस योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 1 मिनट। हाल के दिनों में प्राण पोर्टल निरंतर सुर्खियों में रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निर्मित एक पोर्टल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए, विदेशियों को नहीं किए गए हैं? पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने, संघ बनाने, संचरण, निवास और वित्तीय स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार। और चौथा है संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक होगा। केवल 75 सदस्यों के समर्थन को पारित किया जा सकता है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों के बहुमत साथ पारित नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन और कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 123 सदस्यों का समर्थन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 154 है भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर समिति है और ये अध्यक्ष हैं, तो बताना है कौन सा युग्म सम्मिलित है। संघ समिति के सदस्य ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति सॉरी
सरदार पटेल दिया है और प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो ये सरदार पटेल से, ठीक है। और इसमें जो है संचालन समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें केवल एक है, तो केवल हो जाएगा ए, केवल एक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55 पर आइए और देखिए, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है। और दूसरा है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता खोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर एक है स्टेटमेंट, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग देता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। और दूसरा है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो दोनों के दोनों कथन सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। और दूसरा है, यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो ये होगा दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संदर्भ में इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ठीक है। और इनका पद राज्य मंत्री के समकक्ष होता है, राज्य मंत्री नहीं। वह क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है, नहीं, ये भी गलत है। तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा है, यूएसए सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली का अनुसरण करता है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें है 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। 60 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और धान की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर इनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार कम है। और दूसरा है, पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में इनका उत्पादन कम हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, BIS यानी कि भारत मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा है, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी ये दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए उन अनुसूचित अपराधों पर लागू होते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। और दूसरा है, यह NIA अधिनियम के तहत शामिल अपराधों की सुनवाई करने के लिए राज्य हाई कोर्ट को विशेष न्यायालयों के रूप में निरूपित करता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें केवल एक कथन सही है और दूसरा इसमें कथन गलत है। क्यों गलत है? तो राज्य सरकार NIA अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए 17 न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा गलत आपका। और इसमें केवल राज्य बोल रहा है ना, राज्य सरकारें, इसमें केवल राज्य नहीं बल्कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कर सकती हैं, केंद्र और राज्य सरकारें इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, एक मिनट, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? द्वैध शासन पद्धति, एकीकृत न्यायपालिका, द्विसदनी व्यवस्था, लिखित संविधान, कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका आ जाता है सी, 1, 3 और 4। दूसरा जो है एकीकृत न्यायपालिका, ये गलत है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं द्वैध शासन पद्धति है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनी और एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता
भारतीय संविधान द्वारा शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट और इसके नीचे राज्य न्यायालय यानी हाई कोर्ट के साथ एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई। न्यायालयों की यह एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों दोनों कानूनों पर लागू होती है। तो दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की एक दोहरी व्यवस्था है, जिसके तहत संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा और राज्य के कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64, देखिए। भारत में अपनाए गए चुनाव के तरीकों के संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। और दूसरा है, इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, पहला कथन है कि संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। हालांकि लोकसभा के मामले में ऐसी किसी प्रणाली की प्राथमिकता नहीं दी गई है। लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। तो पहला जो है गलत हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव दोनों के लिए बताया गया, तो यह कथन हो जाता है गलत। ठीक है। और दूसरा है, इस प्रणाली में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का 50% प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बोल रहा है 50% की आवश्यकता नहीं है, 35% तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये है दोनों कथन हो जाते हैं गलत। समझ में आ गया दोनों? क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किन्हें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए अधिनियमित किया गया है? पहला है बोनस संदाय अधिनियम 1965, दूसरा है ठेका श्रम विनियमन और उत्साधन अधिनियम 1970, और तीसरा है बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976, और चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। कौन सा इसमें बताना है कूट का प्रयोग करके कौन सा सही उत्तर है। तो ये हो जाएगा चारों के चारों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आता है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं? अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और भाषाई अल्पसंख्यक विशेषाधिकार अधिकारी ये नहीं है। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये सही है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी सही है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यतः आयुक्त, ये सही जाएंगे। दो जहां जहां तक हटा दीजिए, दो हटा दीजिए, दो हटा दीजिए, इसमें तो नहीं हटेगा। 1 3 हो जाएगा, 1 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सतत से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइल है। और दूसरा, इसे रक्षा समझौते के तहत इजराइल से खरीदा जा रहा है। कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन सही है। ओके, तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों गलत है? तो देखिए, यह मिसाइल प्रणाली एक मैन पोर्टेबल डिफेंस है। इसे हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रिसर्च सेंटर इमरत RCI और ये दोनों लोगों ने मिलकर बनाया है, न कि इजराइल की सहायता से। तो दूसरा वाला हो जाता है गलत, पहला हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, और दूसरा है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन सा कथन सही होगा? तो यह इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है। दूसरा क्यों गलत है? तो देखिए, आयोग राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त जब भी वह आवश्यक समझे एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की व्याख्या करने वाले एक ज्ञापन के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। ज्ञापन में ऐसी किसी भी सिफारिश को अस्वीकार करने के कारण कोई भी शामिल किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को प्राप्त असाधारण शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और तीसरा है, वह संबंधित राज्य के हाई कोर्ट में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर सकता है या उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये जो है कह रहा है कि हाई कोर्ट से भी शक्ति ग्रहण करे, ये नहीं है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए,
सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बॉन्ड 5 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं। दूसरा है, इनका द्वितीय बाजार में व्यापार किया जा सकता है। और तीसरा है, अभी तक अनिवासी भारतीयों को इनमें निवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा वाला जो है गलत है, अनुमति प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। और दूसरा है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया गया है। तीसरा है, संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। कौन सा कथन सही है? कूट का प्रयोग कर बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। दूसरा वाला जो है गलत है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों के कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है, ये कथन जो है गलत हो जाएगा। तो निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, लोकायुक्त पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकायुक्त पद का गठन सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। और दूसरा है, किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। और तीसरा है, लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है, वे राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो देखिए, दूसरा लिखा है, किसी राज्य के लोकायुक्त नियुक्ति सदैव संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो यदि राज्य विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और उप विधान परिषद के विपक्ष के नेता से भी परामर्श किया जाता है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। DDMA का पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता है। और दूसरा है, DDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये अगर दोनों के दोनों कथन सही है, तो अगर आप भी जिला मजिस्ट्रेट बनेंगे तो DDMA के अध्यक्ष रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के सीमा के बाहर है? 368 राज्यों के विधान परिषदों की समाप्ति और संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 जो है ये इसके बाहर है। तो देखिए, संबंधित संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये उपबंध 368 की सीमा से बाहर हैं। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं, संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषदों का निर्माण, उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि की परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि, और संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट को और अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो इतने जो है ये 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। पहला कथन है, प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों आवंटित की गई थी। और दूसरा है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। और तीसरा है, संविधान सभा के निर्वाचन का आयोग स्वतंत्रता के बाद किया गया था। कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। संविधान सभा का निर्वाचन आयोग स्वतंत्रता के बाद किया गया था, यह कथन जो है गलत है। तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त 1946 में ही हो गया था, न कि स्वतंत्रता के बाद। 76 देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित किन भाषाओं का उल्लेख है? बोडो, अंग्रेजी नहीं है, नेपाली है, उर्दू है, संथाली है। दो जहां हटाइए, दो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 है। तो देखिए, इसमें 22 भाषा हैं, पहले 14 थे और अब 22 हैं। असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मथेली,
मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू होती हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, कोई आ गया था। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपकरण और विवरण। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित है। परिपरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था निर्धारित होती है। और प्रत्यावर्तन एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोक महत्व किसी मुद्दे पर लोगों की राय ली जाती है। और जनमत संग्रह तो एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा मतदाता किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकता है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? इसमें 77 का है तो ये हो जाएगा केवल ए है, केवल एक सही होगा। ठीक है, परिवीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसके सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 में है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। और तीसरा है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए केवल 2 कथन सही है। 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तो पहले में क्या है? राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें पहला कथन इसीलिए गलत है क्योंकि वर्णित किया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों के समूह बजाय राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ग्रे हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टीम रिफॉर्मिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गैस या मीथेन से उत्पन्न होता है। और दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर उत्पन्न होने वाले विशिष्ट ग्रे धुएं के कारण इसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है, दूसरा जो है गलत है। दूसरा है हाइड्रोजन का दहन करने पर केवल जल उत्पन्न होता है। उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर इसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया गया है, न कि दहन के उपरांत शेष उपबंध उत्पादों पर आधार पर, इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक कर दिया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया था? तो यह किया था आपका 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में तो जानते ही होंगे। वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम को अधिनियमित किया गया था और यह वर्ष 1921 में लागू हुआ था। यह अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मॉन्टेग्यू भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत शामिल अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिकता वाले परिवारों PHH के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न पदार्थ प्रदान करने के लिए एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। दूसरा है लाभार्थियों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। कौन सा कथन इसमें सही है? तो यह जगह केवल एक कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मिनट। ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में पहला कथन है संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। और दूसरा है वह अपने पद पर राज्य के राज्यपाल के साथ बना रहता है। और तीसरा है वे सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? तो ये है कि ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है।
आपसे पहला वाला गलत है, कार्यकाल निर्धारित किया गया गलत। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI सुर्खियों में था। FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा? तो यह लागू होगा वामन राव वाद 1981। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और दूसरा है, इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों कथन गलत है। क्यों कथन गलत है? देखिए, पहला है, पहले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में उपबंध किया गया है, 75 के क्लॉज 3 में किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 164 के 3 में राज्य सरकारों से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में कहा गया है, इसीलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका अर्थ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत है, लोकसभा के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों में सरकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं? भारत, यूके, ब्राजील, मैक्सिको, कौन से में है? तो यह है आपका 1, 3 और 4, यूके में नहीं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसकी जिम्मेदारी में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। अन्य राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो शासन के दिन प्रतिदिन का कामकाज देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर के सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ और एन गोपालास्वामी अयंगर ने इस समिति के अध्यक्ष थे। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें केवल एक सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ये BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करना है। दोनों के दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु गठित राजमन्नार आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। दूसरा है, सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी पद के लिए अर्हक नहीं होते हैं। तीसरा है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो ये हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। पहला है, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना 1964 में केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। भ्रष्टाचार रोकथाम हेतु गठित संस्थानम समिति 1962-64 की इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी। इसलिए पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, राजमन्नार नहीं है, गठित संस्थानम समिति है। और तीसरा कथन क्यों गलत है? तो तीसरा है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा अन्य शर्तें UPSC के अध्यक्ष के समान होती है। और सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा की अन्य शर्तें UPSC के सदस्य के समान होती है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद इनमें कमी या बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तीसरा भी गलत हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 90, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है और दूसरा है केंद्रीय राजस्व सचिव इस परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा कथन इसमें सही होगा? तो दोनों के दोनों कथन सही हैं। 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था 8 सितंबर 2016 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संवैधानिक निकाय है। और दूसरा है, यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, बाल अधिकारों के हनन एवं उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी, अधिनियम के तहत। और दूसरा है, आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर है कुछ युग्मों पर सुमेलित कीजिए। डीपीएसपी और प्रावधान, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन 40 में कहा गया, तो ये गलत है। इसमें तो पंचायत है। गोवध पर रोक 47 में, ये नहीं है गोवध पर रोक 47, ये भी गलत है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा 48 की, में तो ये सही है। इसमें शराब पर रोक मद्यपान पर लगाया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत के संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे और यह न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को संविधान के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करती है। और तीसरा, इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी संघ के बाद में संविधान के अंग के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। तो मूल रूप से 1949 संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भागों और 8 अनुसूचियां शामिल थी। पहला कथन हो जाएगा गलत। और इसमें जो तीसरा कथन है कि इसे पहली बार 1960 में कहा गया है, तो प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए कथन सी जो है, बेरूबारी संघ 1960 में मान्यता दी गई, इसमें कहा था नहीं है, तो ये 3 भी गलत हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 में कहा गया कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा महाविहार में धनात्मक वर्तनुनिष्ठ निष्ठित स्तूपों की खोज की है। इस संदर्भ में नालंदा महाविहार के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, वेनसांग और इसिंग दोनों ने इसका दौरा किया था। दूसरा है, इसे गुप्त और पाल दोनों राजवंशों का संरक्षण प्राप्त था। और तीसरा है, यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है। तो तीनों के तीनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित उपबंध प्रदान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ता है? पहला है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और तीसरा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। कौन सा कथन सही है? 1, 3, 1, 2, 3। तो इसमें हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, चारों के चारों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन भत्ते अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। और तीसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा जो है गलत है। राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंत पर नहीं बना रहता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद पर नहीं रहता है, यद्यपि वह उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है खाली। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऐप आधारित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रदान की गई एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को 1000 रुपए तक के कम मूल्य के ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देती है। और दूसरा है, एनआरई अनिवासी बाहरी खाते वाले सभी अनिवासी भारतीय एनआरआई अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें है? तो 98 का हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन गलत हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में रुपे और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी है। ठीक है, और इसमें यूपीआई लाइट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा प्रदान की गई है एक ऑन डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को कम मूल्य ऑफलाइन भुगतान 200 रुपए तक करने की अनुमति देती है। और दूसरा है, इनके अलावा एनपीसीआई ने 10 देशों में एनआरई अनिवासी बाहरी खाते, एनआरओ अनिवासी साधारण खाते
व खातों वाले अनिवासी भारतीयों NRI को अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति दी है। तो दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99। राज्य की नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण और उपयोगी क्यों है? पहला है ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। दूसरा है यह घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखते हैं। और तीसरा है ये भारतीय संघ में सभी प्राधिकरणों के लिए अनुदेश पत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हो जाएगा तीनों के तीनों कथन सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग अनुच्छेद 4 में 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इस संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किनसे प्रेरणा प्राप्त की है? आयरलैंड के संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, गांधीवादी विचारधारा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सभी कथन सही है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरलैंड के संविधान से उधार लिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र है। गांधीवादी विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम से प्रेरित स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले महान आदर्श, इन सभी को शामिल किया गया है। तो चलिए ये समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, आप सभी लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि देखिए एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ है हाई कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो है वेतन यानी जो सैलरी मिलता है, वेतन भत्ते जो अलायंस है, वेतन भत्ते अलायंस, और सैलरी है और अलायंस है, और पेंशन एक तरफ, ठीक है। तीन चीजें पूछ रहा हूँ, सैलरी, अलायंस यानी कि सैलरी जो उनका वेतन भत्ता होता है, और पेंशन, और हाई कोर्ट का सैलरी यानी कि वेतन और उनकी भत्ता, आर्थिक भत्ता जो छूट होती है, और पेंशन, ये कौन देता है? ऑप्शन दे देता हूँ, बताइएगा किसमें होता है, ठीक है। संचित निधि से, भारत के संचित निधि से, और एक राज्य संचित निधि से, बस दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए कि राज्य संचित निधि से कौन प्राप्त करेगा, और राज्य संचित निधि से कौन प्राप्त करेगा, और भारत के संचित निधि से। ये है भारत का संचित निधि और ये है राज्य संचित निधि। बताइए सुप्रीम कोर्ट में कौन होगा, राज्य में कौन होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया कि नहीं? क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को वेतन और वेतन भत्ता और उनको जो पेंशन मिलता है वो भारत का संचित निधि से मिलता है या राज्य संचित निधि से, और हाई कोर्ट को जो वेतन भत्ता होता है और पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है या राज्य के संचित निधि से। अब तो कंफर्म हो ही गया होगा। तो चलिए हम लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है। और अगर आप लोग ROAR की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़िए। टेस्ट कराया जा रहा है डेली, हिंदी और GS1 GS2 जिसमें कि हिंदी होता है दूसरा वाला, और उसमें पहले में 140 क्वेश्चन और दूसरे का हिंदी होता है जो 60 नंबर का होता है। तो आप लोग दोनों में जुड़िए, और UPPCC का भी टेस्ट चलाया जा रहा है तो उसमें भी सम्मिलित होइए, ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को पूरी करिए और लगातार पढ़ते रहिए डेली। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा।